गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार आज की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने समकोशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में दोनों ही कंडीशन में हमने फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी और फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू जो आई थी वो आई थी बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमने प्राप्त किया था। इसके बाद में जो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज प्रतिरूप जो बनाता है व्यतिकरण प्रतिरूप, उस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य भी हमने ज्ञात करी थी। तो लास्ट क्लास तक हमारा यही था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे व्यतिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होते हैं जो व्यतिकरण से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यतिकरण होता है, उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? पुनर्वितरण। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्यतिकरण होता है वो किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें व्यतिकरण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्वितरण हो सकता है। यह है व्यतिकरण। फिर दूसरी बात, व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए हमें कौन सा प्रकाश स्रोत चाहिए? एक समान कला संबद्ध स्रोत चाहिए। व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए जब व्यतिकरण प्रतिरूप बने तो उसमें जो दो स्लिट लगी होती है, अगर हम बात करें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो दो स्लिट होती है, दोनों स्लिट क्या होनी चाहिए? एक समान कला संबद्ध स्रोत होनी चाहिए। एक समान कला संबद्ध स्रोत। अगर सपोज करो एक समान कला संबद्ध स्रोत नहीं, मतलब कला संबद्ध स्रोत तो है लेकिन S1 और S2 दोनों की चौड़ाई भिन्न भिन्न है, अलग अलग। तो यहां पे दोनों कला संबद्ध स्रोत तो है, कला संबद्ध स्रोत, लेकिन क्या होंगे? यदि असमान स्रोत है, दोनों असमान होंगे तो इन फ्रिंजों की कला असंबद्धता के कारण, क्योंकि अलग अलग चौड़ाई होने के कारण इनके अंदर जो फ्रिंजें बनेंगी उनका जो चमकीलापन और गहरापन है वो कम हो जाता है अपेक्षाकृत। यहां से इनका चमकीलापन कम हो जाएगा। ये इस तरह की घटना होती है कि जब दोनों कला संबद्ध स्रोत अलग अलग हो तो इस व्यतिकरण प्रतिरूप में बनने वाली फ्रिंजों का चमकीलापन या जो कालापन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात आती है इसमें जब असमान कला संबद्ध स्रोत हो। तीसरे पॉइंट की बात करें, व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए जो हमें प्रकाश चाहिए, एकवर्णीय प्रकाश स्रोत, वो कैसा होना चाहिए? श्वेत प्रकाश। यदि एकवर्णीय प्रकाश स्रोत श्वेत प्रकाश होगा, एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश होगा वो कौन सा? श्वेत प्रकाश। तो जो बनने वाली केंद्रीय फ्रिंज होंगी वो फ्रिंजें कैसी बनेगी? केंद्रीय फ्रिंज होगी वो दीप्त बनेगी और दीप्त होगी वो कैसे बनेगी? श्वेत बनेगी। क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो क्या बनती है? ब्राइट फ्रिंज बनती है। कब? जब एकवर्णीय प्रकाश स्रोत होगा तो श्वेत प्रकाश के कारण बनने वाली केंद्रीय फ्रिंज दीप्त होगी जो कि श्वेत रंग की बनेगी। इसके अलावा इस केंद्रीय फ्रिंज के आसपास, ये है केंद्रीय फ्रिंज, मान लो दीप्त, केंद्रीय फ्रिंज के आसपास जो ऊपर काली फ्रिंज बनेगी, उस काली फ्रिंज का, ये जो काली फ्रिंज बनेगी, इस काली फ्रिंज का जो आंतरिक भाग है, इसका जो आंतरिक भाग होगा वो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। इसका जो आंतरिक भाग होगा वो कैसा दिखाई देगा? रेड। तथा बाहरी किनारा, इसका बाहरी किनारा है वो दिखाई देगा बैंगनी या नीले कलर का। इन दोनों कलर में से कोई भी कलर मिक्स में दिखाई देता है। ये बैंगनी भी नहीं बोल सकते, नीला भी नहीं बोल सकते, इस तरह से। कब? जब श्वेत प्रकाश आपतित हो एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में, तो बनने वाली केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और दीप्त फ्रिंज का कलर है वो कैसा होगा? श्वेत होगा। इसके विपरीत जब इसके आसपास काली फ्रिंजें बनती हैं तो काली फ्रिंजों का जो आंतरिक किनारा होगा वो लाल रंग का दिखाई देगा तथा बाहरी किनारा है वो बैंगनी या नीले रंग का दिखाई देगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे। अगले पॉइंट्स की बात करें हम तो इनमें हम फ्रिंज चौड़ाई में देख सकते हैं। क्या फ्रिंज चौड़ाइयां एक समान प्राप्त होगी या फिर अलग अलग प्राप्त होती है? जब हम बात करते हैं कि दीप्त फ्रिंज और काली फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज हो और काली फ्रिंज हो, इन दोनों फ्रिंजों की हमने क्या निकाली थी? फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी। और जो फ्रिंज चौड़ाई निकल गई थी वो कितना आई थी? बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। यही आया था।
अब यहां पर डेरिवेशन से तो हमें पता चलता है कि दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां होती है वो लगभग क्या होती है, लगभग क्या एकदम बराबर होती है। लेकिन ध्यान देना यहां पर ये कब होगी, पहली बात तो जब कम क्रम की फ्रिंजें बने, कम मतलब जैसे 10वीं 15वीं 20वीं 25वीं इतनी फ्रिंज बने, मतलब जो कम क्रम की हो, जिनका क्रम बहुत कम हो, तो उन फ्रिंजों की चौड़ाई काली बने या दीप्त बने क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि अधिक क्रम की फ्रिंजें बनाए क्या होगी, अधिक क्रम की फ्रिंजें, अधिक क्रम की फ्रिंज जब ये बनेगी व्यतिकरण प्रतिरूप में, तो इनकी जो फ्रिंज चौड़ाई है वो बीटा की वैल्यू, फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी, असमान होती जाएगी, अर्थात बदलती जाएगी, एक समान चौड़ाई प्राप्त नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि कम क्रम की फ्रिंज चौड़ाई व्यतिकरण प्रतिरूप में बराबर होती है, परंतु अधिक क्रम की जब फ्रिंजें बनती है तो उनकी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती जाती है, असमान होती जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि व्यतिकरण प्रतिरूप को क्या हम बाहर हवा में कर सकते हैं। हवा में जैसे ये वातावरण है, निर्वात मान लो, इस निर्वात में ले जाके हमने रख दिया, व्यतिकरण प्रतिरूप ये नहीं होगा, नहीं। व्यतिकरण प्रतिरूप को हम पानी के अंदर भी कर सकते हैं और अंतरिक्ष में भी ले जा सकते हैं, दोनों ही बातें कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में भी व्यतिकरण प्रतिरूप बना सकते हैं और पानी की बात करें तो पानी में भी व्यतिकरण प्रतिरूप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इन्हीं की बात करेंगे कि अंतरिक्ष में ले जाएं व्यतिकरण प्रतिरूप को तब क्या घटना होगी और पानी में ले जाएं तब क्या घटना होगी। तो नेक्स्ट अगला पांचवा पॉइंट होगा हमारा, देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। यदि मान लो व्यतिकरण प्रतिरूप को अंतरिक्ष में ले जाए, कहां पर ले जाए, यदि व्यतिकरण प्रतिरूप अंतरिक्ष में कराया जाए, अंतरिक्ष में बनाया जाए, ये अंतरिक्ष में जाए तो इस कंडीशन में जो फ्रिंजें हैं, फ्रिंजेस वो क्या हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, अति परवलयाकार हो जाएंगी। ये इस तरह की अति परवलयाकार ऐसे हो जाएंगी फ्रिंजें, अति परवलय आकार की हो जाएंगी। कब, जब यदि हम व्यतिकरण प्रतिरूप को अंतरिक्ष में ले जाएं तो उस टाइम फ्रिंजें होंगी वो अति परवलयाकार हो जाएंगी। इसके जस्ट दूसरा देखें अगला पॉइंट, यदि हम व्यतिकरण प्रतिरूप को जल में डुबो दें, कि जो व्यतिकरण प्रतिरूप किया जा रहा है वो जल में डुबो दें, तो इस कंडीशन में फ्रिंजें कैसी होंगी और फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दें, फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यही होती है। यदि मान लो कला संबद्ध स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी को कांस्टेंट रख दे और जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनने वाला पर्दा भी है वो भी दूरी कांस्टेंट रख दे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बीटा किसके समानुपाती होगी, तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। अब इस व्यतिकरण प्रतिरूप को मान लेते हैं एक बार तो हवा में रखते हैं, तो हवा में रखने पर फ्रिंज चौड़ाई कितनी आएगी, बीटा इन एयर। तो हवा में बात करें, हवा में जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो बीटा एयर समानुपाती होगी लैम्डा एयर के, यहां से, क्योंकि जो तरंगदैर्ध्य होगी वो वायु में होगी। और यदि इसी व्यतिकरण प्रतिरूप को हम जल में ले जाएं तो जल में ले जाने पर, जल में ले जाने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी बीटा वाटर समानुपाती होगी लैम्डा वाटर। ये दो पॉइंट्स बन के आएंगे यहां से, ठीक है। एयर में फ्रिंज चौड़ाई एयर की तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है और वाटर में फ्रिंज चौड़ाई वाटर की तरंगदैर्ध्य के समानुपाती, वाटर में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होगी। अब हम बात करते हैं कि तरंगदैर्ध्य और वेग में संबंध क्या होता है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, वेग, किसी भी तरंग का वेग होता है v बराबर n लैम्डा, ये होता है, ठीक है, v बराबर n लैम्डा। अब ध्यान देना यहां से वेलोसिटी है v, वो तरंगदैर्ध्य के क्या है, समानुपाती। यदि इसको नीचे रखें तो v समानुपाती है n लैम्डा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जब तरंगदैर्ध्य वो वेलोसिटी के समानुपाती है तो फ्रिंज चौड़ाई भी किसके समानुपाती होगी, वेलोसिटी के समानुपाती होगी ना। तो फ्रिंज चौड़ाई भी वेलोसिटी के समानुपाती हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मानो आप और इसको समीकरण नंबर 2 मानो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रिंज चौड़ाई बीटा एयर समानुपाती होगी vf, क्योंकि लैम्डा वेलोसिटी होती है वो तरंग की वेलोसिटी इसके वेग के समानुपाती होती है, वेग है वो तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होगा। और इसी प्रकार बीटा वाटर देखें तो बीटा वाटर कितना हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा v वाटर की, वाटर में वेग, पानी में जो वेग है उसके समानुपाती होगा। अब यहां पर देखो पानी में अगर हम उसको डुबो दें, यंत्र के प्रयोग
व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पानी में डुबो दे। तो पानी और वायु में फर्क क्या है? अपवर्तनांक का फर्क है। अपवर्तनांक पानी का होता है 4/3 और वायु का होता है 1। तो क्यों न हम अपवर्तनांक और वेग में संबंध देखें। अब हमें पता है क्योंकि अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर होगा c/v। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक होता है वो किसके समानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वेग के। जब वेग के व्युत्क्रमानुपाती है तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि इस समीकरण में इसका भाग दो कि बीटा वोटर बराबर होगा v वोटर अपॉन में बीटा एयर अपॉन में बीटा ए, बीटा वोटर। ऐसे कैसे? इस समीकरण में इसका भाग देंगे तो देखो यहां से समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, और यहां पर भी समानुपाती को हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा k। इसमें इसका भाग देंगे तो यही वैल्यू आएगी बीटा वोटर LHS के नीचे LHS और RHS के नीचे RHS, यहां से k से k कट जाएगा। अरे अब देखो ये जो फ्रिंज चौड़ाई है वो फ्रिंज चौड़ाई वेग के क्या है? समानुपाती, लेकिन वेग है वो इसके अपवर्तनांक के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां से देखो v को ऐसे लिखा जा सकता है कि v बराबर होगा, अगर इसको इधर ले जाए म्यू को नीचे ले तो c/म्यू। अब यहां पे ये वैल्यू रख दें, अगर पानी का वेग है तो पानी के संबंध में रख देंगे पानी का अपवर्तनांक, और वायु का है तो वायु के संबंध में रख देंगे। तो क्या बन जाएगा ये बीटा वोटर अपॉन में बीटा एयर बराबर होगा c बटे में म्यू वोटर बटे में c बटे में म्यू एयर। हो गया? देखो v को c तो प्रकाश का वेग है निर्वात में, वो तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी नीचे वाला चेंज हो जाएगा। c से c कट जाएगा, म्यू एयर कहां चला जाएगा? ऊपर, और म्यू ये वोटर कहां जाएगा? नीचे। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, यहां पे क्या बनेगा देखना, तो बीटा वोटर अपॉन में बीटा एयर बराबर होगा म्यू एयर बटे में म्यू वोटर। आ गया? अब हमें अपवर्तनांक पता है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1 और इसका अपवर्तनांक होता है 4/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा वोटर बटे बीटा एयर बराबर होगा 3/4, और ये बीटा एयर भाग में अगर आएगा कि गुणा में आ जाएगा तो क्या बनेगा? इनटू में बीटा एयर। अब देखो, अब मान लो हमें वायु में तरंग फ्रिंज चौड़ाई पता है कि यदि हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वायु में करते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई निकल के आती है वो बीटा एयर है। और यदि उसी व्यतिकरण प्रतिरूप को पानी में डुबो दे तो पानी में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो पानी में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई एयर की फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाती है? 3/4। 3/4 मतलब 3/4 गुना। इस प्रकार से आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो पानी में डुबो देने पर फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाती है? 3/4 रह जाती है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा अगला पॉइंट कि किस तरीके से हम फ्रिंज चौड़ाई की अंतरिक्ष में ले जाए तो फ्रिंज अति परवलयाकार बन जाएगी, लेकिन पानी में डुबोने पर फ्रिंज चौड़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, वो कितनी रह जाती है? 3/4 रह जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा व्यतिकरण का, क्योंकि व्यतिकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करें, हमारा 8वां पॉइंट होगा। तो 8वें पॉइंट पे बात करें तो देखो किस तरह से होगी। हमने व्यतिकरण प्रतिरूप में 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी निकाली थी और 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी, जिसको हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा की, वो हमने 2 क्रमागत दीप्त और 2 क्रमागत अदीप्त के बीच की दूरी निकाली थी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक दीप्त फ्रिंज और एक अदीप्त फ्रिंज दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, उस पे बात करेंगे। थोड़ा सा अलग, इस पे थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाके कि किस तरीके से करेंगे। तो देखना, मान लो पर्दे के केंद्र O से, पर्दे के केंद्र O से अक्ष दूरी पर, पर्दे के केंद्र O से कुछ दूरी पर NV दीप्त फ्रिंज बनती है। से अक्ष N दूरी पर कौन सी फ्रिंज बनती है? अक्ष N दूरी पर NV दीप्त फ्रिंज। तो NV दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? NV दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी? सॉरी, चौड़ाई दूरी की पर्दे के केंद्र O से कितनी होगी? तो देखना ध्यान में, मान लो हमें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं तो हम कैसे करें? तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी, पक्षांतर बताया था। दीप्त फ्रिंज बनती है तो कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण, ये शो है। दीप्त फ्रिंज बनेगी तो कौन सा होगा? संपोषी। और संपोषी होगा तो संपोषी का
संपोषी व्यतिकरण होगा वो डेल्टा बराबर एन लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण एजिक फ्रिंज बनेगी तब होगा, तब पथांतर कितना आएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। फिर दूसरी बात मैंने आपको एक पथांतर और बताया था कि पथांतर क्या होता है, डेल्टा बराबर डी साइन थीटा, वो भी बताया था कि आपको वो फॉर्मूले क्या है वो सब रटने नहीं है, आपको पथांतर याद रखना है कि डेल्टा बराबर होता है डी साइन थीटा। अब हमने क्या याद कर रखा है कि डेल्टा बराबर होगा डी साइन थीटा पथांतर, ये रफली आप देख लेना, रफली करने हैं आपको ये काम, क्योंकि कई बार फॉर्मूले याद नहीं रहते। और डेल्टा बराबर कितना है, एन लैम्डा, क्योंकि दीप्त फ्रिंज बन रही है तो एन लैम्डा को डी साइन थीटा के बराबर कर दो, क्योंकि पथांतर बराबर करेंगे ना, तो एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। अब साइन थीटा को रिप्लेस करना है यहां से, तो साइन थीटा, थीटा को जब अति अल्प मानते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा की, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन लैम्डा बराबर होगा डी इंटू थीटा। हो गया। अब हमें डी की इस थीटा की वैल्यू लेनी है, तो थीटा की वैल्यू कहां से लेंगे, व्यतिकरण पट्टी को आपको याद होगा, यहां पे दो स्लिट लगी हुई है, ये बीच वाला पॉइंट है, ये वाला पर्दा है, इसकी दूरी कितनी है डी, और यहां से इस बिंदु पर कौन सी बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है, जो कि कितनी दूरी पर है, अक्ष एन दूरी पर है, ठीक है। और ये इससे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस थीटा को रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या बताया था वहां पे कि sin थीटा और tan थीटा दोनों किसके बराबर होते हैं, थीटा के। तो इससे tan थीटा निकालो, tan थीटा बराबर क्या होगा, अक्ष n बटे d, लंब बटे आधार, यहां से निकल के आएगा tan थीटा बराबर होगा अक्ष n बटे में कैपिटल D। ऑलराइट, थीटा दिया तो बात ये किसके बराबर होगा, tan थीटा, थीटा के बराबर, और ये वैल्यू थीटा के बराबर होगी तो किसमें पुट कर दोगे, इसमें, तो पथांतर कितना आया, तो आएगा n लैम्डा बराबर होगा d इंटू में अक्ष n अपॉन में कैपिटल D। अब हमें किसकी दूरी निकालनी है, हमें तो ये दूरी निकालनी है, क्योंकि दीप्त फ्रिंज की दूरी यही होगी ना। अगर ये कौन सी फ्रिंज बने, दीप्त एनवी दीप्त फ्रिंज बने, तो अक्ष n बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अक्ष n बराबर होगा n लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ऑलराइट, निकाल सकते हो एकदम से, या फिर आप क्या करोगे, इस फार्मूले को डायरेक्ट रटोगे, रटना भी तो पड़ेगा आपको, अगर नहीं आता है तो रटना पड़ेगा, तो रटने वाला सिस्टम बिल्कुल भी मत करो, आप क्या करो, इसको निकालने की ट्राई करो। न्यूमेरिकल भी बहुत बार क्या होते हैं, व्यतिकरण में थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते, लेकिन व्यतिकरण में कई बार कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, तो उन सब न्यूमेरिकल को हम फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो हमारे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हम कॉन्सेप्ट से सोल्व करें तो बेटर होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है एक्स एन निकालने का। अब देखो मैंने आपको फ्रिंज चौड़ाई भी बताई थी कि फ्रिंज चौड़ाई के संबंध में लिखते हैं, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा, और बीटा बराबर कितनी होती है, बीटा बराबर होती है लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। अब देखो यहाँ पे लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d क्या है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या पुट कर दे ऐसे बीटा, तो बताओ दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होती है, n बीटा, मतलब n क्या है, n है फ्रिंज का क्रम, n ये है, ये क्या है, फ्रिंज का क्रम। अगर 15वीं दीप्त फ्रिंज है तो 15, 17वीं दीप्त फ्रिंज है तो 17, और 12वीं दीप्त फ्रिंज है तो क्या लोगे, 12 लोगे। n क्या है, फ्रिंज का क्रम, और बीटा क्या है, इसकी फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज के क्रम को फ्रिंज चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्र से केंद्र बिंदु या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी आ रही है, n बीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदीप्त फ्रिंज की, कि अगर अदीप्त फ्रिंज बने तो उसकी दूरी कितनी होगी, तो यहां पे देखो सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो पर्दे के केंद्र O से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त कौन सी बन रही है, ये nवें क्रम की बनी है ना, हम मान लेते हैं mवें क्रम की, पर्दे के केंद्र O से mवें क्रम की अदीप्त फ्रिंज की दूरी, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और अदीप्त फ्रिंज की दूरी को हम मान लेते हैं अक्ष m से, तो अक्ष m बराबर कितना होगा, अब देखो अक्ष m हमें डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं। हमें पता है कि कौन सा पथांतर होगा, जब अदीप्त फ्रिंज बनेगी तो पथांतर आएगा डेल्टा बराबर विनाशी व्यतिकरण वाला 2n+1 लैम्डा बाई 2, श्योर आएगा। और हमें ये भी पता है कि पथांतर किसके बराबर होता है, d sin थीटा के। मैंने आपको एक बात बताई थी फ्रिंज चौड़ाई निकालते समय कि आपको फ्रिंज चौड़ाई निकालने से पहले पथांतर को श्योर निकालना होगा, और पथांतर कितना होगा, d sin थीटा होता है। तो ये किसके बराबर कर दें हम, d sin थीटा के बराबर कर दें, थीटा आगे होगा, तो देखो 2n+1 लैम्डा बाई 2 बराबर होगा d इंटू थीटा, और थीटा को हम क्या कर दें, थीटा
अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, यदि ये दूरी मान लो एमवी फ्रिंज बन रही है यहाँ पे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी xn, तो थीटा बराबर हो जाएगा xn बटे कैपिटल D, हो जाएगा ना यहाँ से। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे xn बटे में कैपिटल D, क्लियर। अब हमें निकालनी है xn, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो xn बराबर कितना हो जाएगा, xn बराबर होगा 2n+1 लैम्डा, नीचे से इधर आ जाएगा कैपिटल D बटे में 2 इधर और स्मॉल d इसके नीचे। अब देखो ये क्या लिख सकते हैं उसको, बीटा, इसका मतलब xm एडिट फ्रिंज की दूरी कितनी आ रही है 2n+1 और इसको क्या लिखोगे बीटा बटे में 2, ये आ रही है इसकी एडिट फ्रिंज की दूरी, मतलब वही है आप यहां पे निकालते हो ना 2n+1 लैम्डा बाय 2 फ्रिंज चौड़ाई पथांतर विनाशी व्यतिकरण का, तो बस रिप्लेस किसको करना है, जो लैम्डा है ना उसको बीटा से रिप्लेस कर दो, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई है वो किसके समानुपाती होती है, लैम्डा के समानुपाती होती है। अगर हम डायरेक्ट भी बताऊं मैं आपको, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखना डायरेक्ट भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए हम डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला बनाएं। तो आपको यहां से दो बातें तो पता लग गई होंगी कि पर्दे के केंद्र से यदि nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज बने तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी n बीटा, और pवें क्रम की बने तो p बीटा, zवें क्रम की बने तो z बीटा, सीधी सी बात है। एडिट फ्रिंज बने तो 2n+1 बीटा बाय 2, 2m, n की जगह क्या आएगा m आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फ्रिंज कौन से क्रम की बना रहे हैं हम, mवें क्रम की, तो ये चीज मत भूलना, यहां से ये m आएगा 2m, ठीक है। यहां से अगर ये चीज जो क्रम की बन रही है ना वो क्रम ही आपको लगाना है, अगर उससे हट गए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो आपका क्या आएगा 2n+1 बीटा बाय 2। अगर nवें क्रम की बन रही है तो n लगा दो, zवें क्रम की बन रही है तो z लगा, तो यहां से आपको समझ में आया दूरी कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको, तो डायरेक्ट बताने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है आपके पास बताने के लिए। अब देखो फ्रिंज चौड़ाई किसके समानुपाती होती है, लैम्डा की होती है, चौड़ाई होती है वो बीटा, वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है समानुपाती होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, क्योंकि d और स्मॉल d होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, यहां से स्मॉल d और ये कैपिटल D, फ्रिंज स्लिटों के मध्य की दूरी और पर्दे की दूरी ये कांस्टेंट होती है, तो ये इसके समानुपाती है। अब हमें पता है कि अगर दीप्त फ्रिंज बने तो दीप्त फ्रिंज में जो पथांतर होता है, पथांतर मतलब उसकी दूरी होती है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो क्या होता है n लैम्डा, पथांतर मान लेते हैं ये होता है n लैम्डा। तो यहां पर देखो जब लैम्डा है वो बीटा के समानुपाती है, तो अब लैम्डा को बीटा से रिप्लेस कर दो ना n बीटा, वही किसकी दूरी आ जाएगी, किसकी दूरी आ जाएगी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, कहां से, केंद्रीय फ्रिंज से। अब हम बात करते हैं इसमें बात करें तो एडिट फ्रिंज की दूरी निकाले तो एडिट फ्रिंज का पथांतर होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो देखो यही बात है, अगर लैम्डा को बीटा से रिप्लेस कर दे तो यहां से इसको रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा 2n+1 बीटा बाय 2, और यही बन रही है किसकी दूरी, ये nवीं फ्रिंज की बात हो रही है। अगर mवीं फ्रिंज बनाए तो यहां पे n कर देना 2n+1 बीटा बाय 2, ये क्या हो जाएगी एडिट फ्रिंज की दूरी। ये वाली अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच बताई मैंने, ये कंपटीशन में बहुत काम में आती है, लेकिन आपको ऐसे ही देखना है थोड़ा सा कि पर्दे के केंद्र O से xn दूरी पर nवीं दीप्त फ्रिंज बने तो उसकी दूरी आएगी n बीटा, और एडिट फ्रिंज बने तो उसकी दूरी आएगी 2n+1 बीटा बाय 2। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें ये समझ में आ गया कि दूरियां कितनी होती है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से करेंगे, तो देखना यहां से अब हम आगे इसमें क्या करेंगे कि जो nवीं दीप्त फ्रिंज और mवीं एडिट फ्रिंज इन दोनों के मध्य दूरी क्या होगी वो निकालेंगे, और दो कंडीशन में निकालेंगे कि एक बार जो दीप्त फ्रिंज है उसको अधिक क्रम की बनाएंगे और एक बार जो एडिट फ्रिंज है उसको अधिक क्रम की बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो यहां से nवीं दीप्त फ्रिंज, nवीं दीप्त फ्रिंज, तो इसकी दूरी कितनी होगी, nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी xn बराबर क्या होगी n बीटा। फिर अगली mवीं एडिट फ्रिंज, mवीं एडिट फ्रिंज, और mवीं जो एडिट फ्रिंज होती है उसकी दूरी कितनी होगी xn बराबर 2m+1 बीटा बाय 2। ये दोनों बातें बताई हैं। पहली कंडीशन फर्स्ट, मान लो सपोज करो कंडीशन फर्स्ट है इसमें, कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि दीप्त फ्रिंज नीचे बने, दीप्त फ्रिंज पहले बन जाए nवें क्रम की और mवें क्रम की एडिट फ्रिंज
ऊपर बने, इसके ऊपर बने तो केंद्रीय, मान लो यहाँ पे कि ये जो केंद्रीय फ्रिंज है यहाँ पर तो बन गई दीप्त एनवी, तो अक्ष एन दूरी आ गई इसकी, और यहाँ पर बन रही है अदीप्त एनवे क्रम की, यहाँ पे एनवे क्रम की, तो ये दूरी आ गई अक्ष एन। अब हम ये पूछ रहे हैं कि दीप्त व अदीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी, तो दूरी तो यही होगी ना, ये वाली दोनों, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ऊपर वाली फ्रिंज की दूरी में से नीचे वाली फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। कब आएगी, जब n इज ग्रेटर देन क्या हो, n हो, यदि n इज ग्रेटर देन n हो तो दोनों के बीच की दूरी, तो मध्य दूरी, तो मध्य दूरी निकालेंगे वो इसको किससे लिखते हैं, डेल्टा अक्ष से, वो डेल्टा अक्ष जो ज्यादा तरफ की होगी उसमें से कम वाली को घटाएंगे, तो अक्ष n माइनस अक्ष n, तो m में से n को घटा देते हैं, चलो करते हैं। तो डेल्टा अक्ष बराबर होगा 2n+1 बीटा बाय 2, फिर माइनस n बीटा, कॉमन क्या लोगे, बीटा कॉमन ले लो, बीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा अक्ष बीटा आ गया बाहर इनटू में, ये क्या बनेगा 2n+1 बटे में 2, इसमें 2 का भाग लगेगा, और माइनस में क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा n, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब क्या करें, सॉरी m आएगा ना, तो अब क्या करें, इसे भाग देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा अक्ष बराबर होगा बीटा इनटू में 2m में 2 का लिया n प्लस में 1/2 माइनस में n, ये बन जाएगी। तो ये वाली क्या आ गई, दोनों के बीच की दूरी, कब ये दूरी आ रही है, जब दोनों फ्रिंजों में अदीप्त क्या हो, ज्यादा क्रम की हो, और दीप्त क्या हो, कम क्रम की हो। आगे पीछे एडजस्ट करें तो n को उधर ले लेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा अक्ष बराबर, इसको लिखेंगे डेल्टा अक्ष बराबर होगा m माइनस n प्लस में 1/2 इनटू में बीटा, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, माइनस n को पहले लेंगे और प्लस 1/2 को बाद में लेंगे। अब इसके जस्ट बाद में हम इसकी सेकंड कंडीशन करें, तो यहां पे देखो मैं आपको सेकंड कंडीशन बताता हूं किस तरीके से करेंगे। सेकंड कंडीशन में इस बार हम दीप्त फ्रिंज की दूरी को ज्यादा क्रम की मान लेते हैं कि जो दीप्त फ्रिंज बनेगी वो ज्यादा क्रम की बनेगी, तो कंडीशन सेकंड कंडीशन कहती है यदि n इज ग्रेटर देन m हो, n की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी तो उस कंडीशन में दूरी कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में दूरी डेल्टा अक्ष बराबर होगी xn माइनस में अक्ष m, तो देखो n वाली दूरी कितनी है, तो डेल्टा अक्ष बराबर n बीटा माइनस में, और ये वाली कितनी होगी 2m+1 बीटा बाय 2, वही काम करते हैं, बीटा ले लेंगे कॉमन, तो बीटा कॉमन करते हैं क्या आएगा, बीटा कॉमन आ गया, बचेगा n माइनस 2m में 2 का भाग दोगे तो m, फिर ये माइनस का आएगा प्लस में 1/2। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, डेल्टा अक्ष बराबर बीटा n माइनस m माइनस 1/2, यहां से ये बीटा आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देखो फॉर्मूले, इसमें है m माइनस n, मतलब ज्यादा में से कम घटा के प्लस 1/2 जोड़ना, और इसमें ज्यादा में से कम घटा के 1/2 घटाना, इस तरीके से दोनों के मध्य की दूरी का अंतराल निकाला जाता है। तो ये बात आती है इसमें दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, इस तरीके से दो कंडीशन बनती है। इसके बाद में हमारा, अगर हम थोड़ा सा आगे चले, यहां से देखो न्यूमेरिकल आता है, कई बार कंपटीशन में तो श्योर मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हाई लेवल में आता है, अकॉर्डिंग टू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सीधी फ्रिंज चौड़ाई निकालने की तुलना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई कितनी है, कोणीय चौड़ाई मतलब कि वो फ्रिंज चौड़ाई है केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, वही उसकी क्या होती है, कोणीय चौड़ाई। जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं, मैंने आपको लेंस वाले चैप्टर में ऑप्टिक्स में वहां पे एक रेखीय द्वारक बताया था और एक कोणीय द्वारक बताया था। कोणीय द्वारक पता था वो क्या है कि उसके ऊपर वाले और नीचे वाले बिंदु का केंद्र पे अंतरित किया हुआ कोण, वही तो कोणीय द्वारक था। तो सेम यही कोणीय चौड़ाई किसमें आएगी, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो हमारा 9वां पॉइंट होगा, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। नहीं भी अगर कोई भी डाउट्स हो इसमें तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन खुला है, आप तुरंत अपने कमेंट्स पोस्ट कर दो और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, 101% जरूर मिलेगा, तो ध्यान रखना। तो 9वां पॉइंट करते हैं फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई, चलो कोणीय चौड़ाई में बात करते हैं। तो कोणीय चौड़ाई क्या होगी, देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला रटना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, मैं सिखाऊंगा आपको बनाना। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो
एग्जाम मान लो सपोज करो कि ये वाला पर्दा है, इसमें दो स्लिट लगी हुई है, ठीक है, ये बीच वाला है और यहां से एक स्लिट ये लगी हुई है, एक स्लिट ये लगी हुई है, यहां पे केंद्रीय पर्दा है, ये केंद्रीय फ्रिंज बन रही है, बिल्कुल। यहां से मान लो इस दूरी पर एक और दीप्त फ्रिंज बन रही है, ठीक है, यहां पे एक दीप्त फ्रिंज बन रही है ये वाली, और P बिंदु पर और ये P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज है, तो इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ कोण अंतरित करेगी। अब कोण अंतरित करेगी तो इसका ऊपर वाला हिस्सा तो ये इस फ्रिंज का, और नीचे वाला हिस्सा ये वाली फ्रिंज है, ठीक है, इस फ्रिंज इसे बोलेंगे फ्रिंज, नीचे वाला पार्ट ये, तो इस बिंदु से नीचे वाले बिंदु को भी ऐसे अटैच कर दो। अब ये कितना कोण अंतरित कर रही है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कितना कोण अंतरित कर रही है, थीटा, कितना कोण अंतरित कर रही है, थीटा। और जो ये फ्रिंज है इसकी चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, बीटा से, और जो पर्दे की दोनों के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, कैपिटल डी के बराबर होती है। तो ये कैपिटल डी है और ये बीटा है। अब यहाँ पे बीटा क्यों है, क्योंकि ये एक फ्रिंज बन गई, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा, यही तो होगी, और ये पर्दे की दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल डी, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज करो कि एक फ्रिंज की चौड़ाई बहुत अल्प है, बहुत कम होगी, तो ये बनने वाला जो कोण होगा थीटा की वैल्यू ये भी क्या होगी, अति अल्प कोण बनेगा, ये वाला कोण भी बनेगा अति अल्प कोण। और जब अति अल्प कोण बनता है तो इस कंडीशन में दो ही कंडीशन इक्वल होती है, या तो sin थीटा उस कोण के बराबर होगा या फिर tan थीटा उस कोण के बराबर होगा। तो अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे sin निकाल सकते हो, नहीं, यहाँ पे सिर्फ tan के बारे में सोच सकते हो। कैसे, मान लो सपोज तो इसको थोड़ा सा नीचे घुमा के लाओ, नीचे घुमा के लाओगे तो ये वाली दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी, अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आओगे ना ऐसे, तो ये वाली दूरी कितनी है, डी, और ये वाली कितनी है, बीटा। अब मान लो कि इस फ्रिंज को नीचे किसका ले आए, थोड़ा सा नीचे इस तरीके से ले आए कि ये लाइन सीधी कर दी और इस पे थोड़ा सा कोण अंतरित ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ये बन रही है, तो ये तो होगी बीटा और ये हो गई डी, और ये कोण कितना हो गया, बीटा। इसको नीचे ले आए, थोड़ा सा हल्का सा ला सकते हैं, हल्का कोण होता है। अब देखो क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब कितना, बीटा, और आधार कितना, कैपिटल डी। तो बीटा बटे कैपिटल डी tan थीटा, और थीटा क्या होगा, अति अल्प, तो इस स्थिति में कोणीय चौड़ाई अति अल्प, अतः कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर होगा बीटा बटे कैपिटल डी, या थीटा की वैल्यू। अब दूसरे फॉर्म में निकालें बीटा कोण डी की वैल्यू, तो बीटा बराबर क्या होता है, तो हमें पता है, चूंकि बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, हमें तो बीटा बाय डी की वैल्यू चाहिए, तो डी इधर कोना में लिखा रहेगा, इसमें रहेगा भाग में, तो ये बनेगा बीटा बटे कैपिटल डी बराबर होगा लैम्डा बटे स्मॉल डी, और इसी को ही बाद में क्या बोलते हैं, थीटा, जो भी कोणीय चौड़ाई। बस इसी के बारे में बताना था मुझे कि कोणीय चौड़ाई निकालते कैसे हैं। तो किसी भी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई होती है थीटा, उसकी वैल्यू होती है या तो बीटा बाय कैपिटल डी या फिर लैम्डा बाय स्मॉल डी। इस तरीके से निकाली जाती है, रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, रटने की कोशिश भी मत करना, बस समझना इसको, ये फ्रिंज की क्या आ जाएगी, कोणीय चौड़ाई आ जाएगी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, वो किस तरीके से आएगा, प्रकाशिक पथांतर। ये बातें कई बार अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है और बहुत बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम प्रकाशिक पथांतर वाले पे बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा व्यतिकरण का वो देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो वो है कि यंग के प्रयोग में यदि किसी तरंगिका के मध्य टी मोटाई की पतली पारदर्शी पट्टिका रख दे तो क्या होगा। तो देखो टी मोटाई की पट्टिका रखने पर, टी मोटाई की पट्टिका रखने पर, तो इस कंडीशन में हमें क्या करनी है, इस पट्टिका की मोटाई निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है कि पट्टिका की मोटाई कितनी होगी। तो यंग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि यहाँ पे दो स्लिट है, ठीक है, एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे में एक स्लिट यहाँ पे और एक स्लिट यहाँ पे मान लेते हैं, और बीच वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से ये तरंगिका इस पर्दे पे जा रही है, ये वाला पर्दा L, M और N होगा, ठीक है, ये वाला पर्दा M है और ये है N। यहां से ये केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु पे केंद्रीय दीप्त बनेगी। अब केंद्रीय दीप्त के बाद में देखो मान लेते हैं इस बिंदु P पर, यहां पर दीप्त फ्रिंज भी बनती है और दीप्त फ्रिंज भी बनती है, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इससे कितनी दूरी पर, अक्ष दूरी पर दीप्त फ्रिंज
बनती है, यहां से कितनी दूरी पर बनती है, x दूरी पर। तो एक तरंगिका स्लिट S1 से जाती है और एक तरंगिका स्लिट S2 से जाती है। तो S1 से जाने वाली तरंगिका ये वाली और S2 से जाने वाली तरंगिका ये वाली। तो दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर निकाला था, वो पथांतर कितना आया था, d sin थीटा आया था ना। अब यहाँ पे हम पथांतर की बात करें कि एक तरंगिका के मध्य यदि t मोटाई की पतली पारदर्शी पट्टिका रख दें, यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है, t मोटाई की पतली पारदर्शी पट्टिका रख दें, तो इस पट्टिका में ये प्रकाशिक पथ तय करेगा। प्रकाशिक पथ कैसे, क्योंकि इसकी कुछ न कुछ मोटाई होगी इस पट्टिका की यहाँ से, और जितनी मोटाई होगी उतनी मोटाई प्रकाश को एक्स्ट्रा दूरी तय करनी होगी। तो मान लो इसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू, और मोटाई कितनी है, t। तो म्यू अपवर्तनांक और t मोटाई के कारण इसको एक्स्ट्रा जो पथ तय करना होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू t पथ तय करना होगा। कैसे, देखो मैं आपको वो आयताकार स्लेब वाला बताया था कि आयताकार स्लेब में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है, यहां से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से, और फिर यहां से आएगी तो ये जाके इस तरीके से वापस हो जाएगी। तो यहां पे देखो ये प्रकाशित, अगर इस लाइन को सीधा बढ़ाए तो निर्गत किरण, तो दोनों के मध्य कौन सा विस्थापन आता है, डी पार्श्व विस्थापन आता है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी फिर इधर आना, तो ये अपवर्तनांक के कारण ये दूरी ज्यादा होगी और ये दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब ये दूरी कितनी जाता है, म्यू इंटू टी। म्यू टी मोटाई, क्योंकि इसका अपवर्तनांक म्यू और टी मोटाई के कारण वो जो एक्स्ट्रा दूरी तय होती है वो म्यू टी दूरी तय होगी। तो यहां पर प्रकाशिक पथांतर तय करें तो पहले तो इसकी लंबाई कितनी थी, अगर हम सीधी बात करें कि पट्टिका को टी मोटाई है, मान लो ये पथ है जो भी है यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको मैं ये टी मोटाई का डस्टर मैंने यहां पे रख दिया, बीच में रख दिया, तो जो तरंग आएगी वो तरंग पहले, अगर इसको मैं हटाऊं तो यहां से कितनी दूरी तय कर रही थी, टी दूरी। अब जैसे ही मैंने इसको लगा दिया, पहले टी दूरी तय कर रही थी, अब लगाते ही दूरी कितनी तय कर रही है इसके अंदर, म्यू टी। तो पथांतर कितने का होगा, तो अब दूरी आ रही है म्यू टी और पहले थी टी, क्योंकि टी दूरी पे तो रखा हुआ, तो म्यू टी में से टी घटा दो, वही क्या आ जाएगा, पथांतर। तो अतः प्रकाशिक पथांतर बराबर होगा, ये जो पथांतर आता है वो प्रकाशिक पथांतर आता है, और डेल्टा के बराबर लिखते हैं तो प्रकाशिक पथांतर डेल्टा बराबर होगा। रखने के बाद में कितनी दूरी तय हो रही है, म्यू टी, और रखने से पहले कितनी दूरी तय हो रही है, क्योंकि टी मोटाई पे रखी हुई तो टी दूरी तय होगी ना, तो म्यू टी में से पहले वाली दूरी टी माइनस कर दो, वही क्या आ जाएगा, पथांतर, क्योंकि पथों का अंतर, लंबाई का अंतर ही है। तो अब इसमें से घटाओगे तो टी आ गया कॉमन, कितना बचेगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो टी मोटाई की पट्टिका रखने पर पथांतर कितना आता है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आता है। अब हम बात करते हैं कि टी मोटाई कैसे निकालें। सपोज करो कि बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, दीप्त फ्रिंज। यदि बिंदु P पर, पहला पॉइंट है इसमें, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बने तो इस कंडीशन में पथांतर डेल्टा बराबर कितना होगा, संकोची व्यतिकरण, और संकोची व्यतिकरण में n लेगा, इसको किसके बराबर कर दोगे, n लैम्डा के। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर होगा n लैम्डा, बराबर कर दिया दोनों को, और बराबर करने पे t बराबर कितना आ जाएगा, n लैम्डा बटे में म्यू माइनस 1। आंसर मोटाई आ गई, कब, जब दीप्त फ्रिंज बने। सेकंड पॉइंट, यदि बिंदु P पर एदित फ्रिंज बने, तो एदित फ्रिंज होगी तो इस कंडीशन में पथांतर कितना होगा, विनाशी व्यतिकरण, तो ये होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो इस कंडीशन में अब इसको इसके बराबर करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बटे में 2। म्यू माइनस 1 इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, टी बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बटे में 2 इंटू म्यू माइनस 1, ये आ गई मोटाई। तो इस तरीके से हम टी मोटाई की पट्टिका रखने के बावजूद हम क्या निकाल सकते हैं, मोटाई निकाल सकते हैं कि अगर चमकीली फ्रिंज बने व्यक्तिगत प्रतिरूप में तो मोटाई ये होगी, और एदित फ्रिंज बने तो मोटाई ये होगी। तो आज की क्लास में हमने व्यक्तिगत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, ये पॉइंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। तो आपको आई होप अच्छी लगी होगी ये क्लास, और अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर दीजिए। लाइक में क्या करना, बस उस बटन को दबा दीजिए, दब जाना चाहिए, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस